जिसपे हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास कंसंट्रेटेड। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल दिया था। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में आए तो मैंने ऐसे लिखा था, अगर कि सारे पार्टिकल्स का अगर पोजिशन वेक्टर r1 r2 r3 ऐसे दे रखा है तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इस तरह से करते हुए जाएंगे कहाँ तक, mn rn बाई टोटल मास। कैसे लिखते हैं, ठीक है। और उसी से हम लोगों ने ऐसा भी लिखा था, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x m इक्वल टू एम आई एक्स आई बाई सिग्मा एम आई, और i इक्वल टू 1 से लेकर के यहाँ भी i इक्वल टू 1 से लेकर के y सेंटर ऑफ मास को भी ऐसे ही लिखा था, क्या, सिग्मा एम आई वाई आई बाई सिग्मा एम आई इक्वल टू 1 से लेकर के n। ठीक है, और जेड सेंटर ऑफ मास को भी हम लोगों ने ऐसे ही लिखा था, सिग्मा एम आई जेड आई बाई सिग्मा एम आई इक्वल टू 1 से लेकर के n, i इक्वल टू 1 से लेकर के n। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद रेगुलर ज्योमेट्री अगर हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो उसके लिए x सेंटर ऑफ मास को क्या लिखा था, x इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। उसी तरह से y सेंटर ऑफ मास y इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और z सेंटर ऑफ मास के लिए भी z कोऑर्डिनेट इंटू डी एम बाई इंटीग्रेशन ऑफ। उसके बाद दो अगर पार्टिकल है, सिर्फ दो पार्टिकल अगर हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा था, कि अगर ये दो मासेस है m1 और दूसरा मास है m2, राइट। तो m1 m2 के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेशन, तो किसी एक के ऊपर अगर हम लोगों ने एक्सेस पर रख दिया, ये वाला पोजीशन अगर, ये डिस्टेंस अगर r है, राइट, तो इसका कोऑर्डिनेट r को हम 0 लिखेंगे। मैंने बताया था कि सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे है। क्वेश्चन में कभी कभी रेफरेंस फ्रेम दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है। तो जब क्वेश्चन में रेफरेंस फ्रेम दिया हुआ नहीं हो, तो उस केस में किसी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर पे हमें इसके मास को इसके एक्सेस को ले लेना चाहिए। ठीक है, तो उससे कैलकुलेशन इजी होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसका मास इंटू इसका कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, और फिर इसके टर्म में वो एक्सप्रेस होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू m1 जो सेंटर ऑफ मास है, क्या लिखेंगे हम लोग, RCM विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या लिखेंगे, तो m2 इंटू r बाई m1 प्लस m2। और r सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू 2, अगर किसी ने एक्सेस को यहाँ पे रखा तो क्या लिखेगा वो, माइनस m1 इंटू r बाई m1 प्लस m2। माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बताया था मैंने, माइनस साइन ये बताता है कि लेफ्ट की तरफ ये पॉइंट। ठीक है, अच्छा। उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था किसका, कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था कितना, L/2। L/2 एक सेंटर ऑफ मास L/2 था। तो कोऑर्डिनेट तो हम लोगों ने ऐसे लिखा था L/2 2। अगर ये सेमी सर्कुलर कोई वायर है ऐसा, इसका रेडियस r है, तो इसके लिए हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला था, बताया था कि इसमें सिमेट्री किसके अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट यहीं पे रहेगा, तो ये 0 रहा x कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट वो यहाँ पे x0, और ये क्या लिखा था, 2r/π रिंग के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सेमी सर्कुलर प्लेट के लिए। तो सेमी सर्कुलर प्लेट में जो कैलकुलेशन आया था वो क्या आया था, 4r/3π ऐसा। इधर में कहीं पे 0,4r/3π ऐसा है। और फिर अगर सॉलिड हेमिस्फीयर हो, COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, तो इसके लिए हम लोगों ने लिखा था क्या, 0,
3r/8, राइट। फिर उसके बाद सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, इसके लिए लिखा था 0, r/2। फिर उसके बाद लिखा गया था किसके लिए, कोन के लिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सॉलिड कोन के लिए कितना है, 0, x/4। और फिर हॉलो कोन के लिए लिखा था सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन, इसके लिए 0, h/3। h/3 कहाँ पे होगा, तो बेस से ऐसा। इस केस में ये बेस से ये हाइट होगा h/3, इधर में यहाँ पे ये हो जाएगा h/3। अगर ये सॉलिड कोन हो तो उसके लिए नीचे में और नीचे शिफ्टेड होगा, ये h/3 होगा, h/4 सर, h/4 होगा। और इसके बाद अगर कोई हॉलो हेमिस्फीयर है ऐसा, तो उस केस में ये r/2 पे होगा, यहाँ से बेस से r/2 डिस्टेंस पे। और सॉलिड अगर होगा तो उस केस में 3r/8, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने लास्ट क्लास में इतना कर लिया, ठीक है। अब आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज इसका पूरा थ्योरी खत्म कर दूंगा, सेंटर ऑफ मास का, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो अभी हम लोगों ने आरसीएम ऐसे निकाला था, m1r1। सर ये वाले टॉपिक के बाद क्वेश्चंस होगा। हाँ, या फिर क्वेश्चन साथ में करना है तो मैं पीछे जो टॉपिक कराया हूँ उसका क्वेश्चन स्टार्ट कर सकता हूँ। ये होगा कि क्विज़र का भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, मतलब थ्योरी इसका सेंटर ऑफ मास का थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं उसके बाद, ठीक है। या करना है तुम लोग को क्वेश्चन पहले, जो पीछे कर दिया मैं उसका क्वेश्चन करना है, वैसे भी कर सकते हैं टॉपिक वाइज कि हाँ जो टॉपिक हमने पढ़ लिया उसका क्वेश्चन करके फिर आगे बढ़। म्यूट करके बोला तभी तो पता चलेगा। हेलो, ये लिखा था डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। इसी को हम कैपिटल एम लिख सकते हैं टोटल मास के लिए। अब इस पूरे को अगर मैंने इधर में भेज दिया तो m × RCM ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू m1r1 m2r2 mnr8, ऐसा रहेगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखेंगे, m कांस्टेंट की तरह बाहर, d ऑफ RCM बाई dt इक्वल टू यहाँ पे m1 कांस्टेंट की तरह बाहर, dr1 बाई dt प्लस m2 dr2 बाई dt, ऐसा। और इसी तरह से चलता रहेगा, mn अगर बाहर आ गया तो d ऑफ Rn बाई dt, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। ये ऐसा चलता रहेगा। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को क्या लिखेंगे, VCM इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस mnvn डिवाइडेड बाई टोटल मास, बाई टोटल मास। ये n को हम लोग ले आएंगे नीचे, यानी कि सेपरेट करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा। ये बिल्कुल फॉर्मूला सेम है जैसे हमने XCM लिखा था, बिल्कुल वैसा ही, सिर्फ यहाँ पे x यहाँ पे v लिख रहे हैं, पोजीशन की जगह पे हम लोग वेलोसिटी लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो चुका है, m1v1 m2v2 m3v3 डॉट डॉट mnvn डिवाइडेड बाय टोटल मास।
ठीक है। सिमिलरली एक्सलेशन को भी हम वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं पूरा वापस से नहीं लिखूंगा, वैसे मैं सीधा लिख देता हूँ। सिमिलरली एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3, ऐसा ही चलता रहेगा कहाँ तक, mn an तक, डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पीछे वाला, ये एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर ये बड़ा वाला एक कैपिटल एम आरसीएम में कैपिटल एम वो नीचे पूरा सम का। ये सब मास का सम, ठीक है। कैपिटल एम जो है डेट इज m1 m2 m3, इन सब सारे मास का सम। तो उतना सारा टर्म वापस से लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल एम ले लिया, और बाद में जब कैपिटल एम को नीचे भेजा तो वापस से मैंने सबको अलग अलग सेपरेट कर दिया, ताकि वो फॉर्मेट वैसा ही रहे जैसा सेंटर ऑफ मास का है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका ऐसा होगा। अब इसी को अगर हम टोटल मास अगर कह देते हैं एम, एम इंटू ए सी एम, ये क्या हो जाएगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सारे फोर्सेस का सम, ठीक है, सारे पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का सम। तो एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं ऐसे, एफ नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, ऐसे लिखें, ये सबका सम आ चुका है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स, तो उसके जितने सारे कंपोनेंट पार्टिकल्स है उनके ऊपर लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में ऐड किया है तो रिजल्टेंट है। अब खुद सोच के देखो कि अगर ये एसीएम अगर जीरो हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स अगर जीरो है तो इसका मतलब इस पूरे को, एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डी ऑफ बी सी एम बाई डी टी, ऐसा था, राइट, ये ऐसा था, इक्वल टू F1 F2, और सबका नेट फोर्स जीरो हो जाए। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, पूरे का सम अगर जीरो हो गया, ठीक है, तो जीरो बाई मास जीरो है, यानी कि डी ऑफ, क्या रहने दो, एम इंटू बीसीएम बाई डी टी को हम लोग जीरो कह देंगे। इसका मतलब बीसीएम कांस्टेंट, कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज नहीं हुआ है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, दैट इम्प्लाई जो मोमेंटम है इसको हमने ऐसे लिखा, डी ऑफ पीसीएम, पीसीएम का मतलब हो गया मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, बाई डी टी इक्वल टू जीरो, और इसका मतलब पीसीएम इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एम इंटू बीसीएम इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये तो ऐसा ही था, ये सब का सब कंजर्व था, mn vn, यानी कि इंडिविजुअल pcm इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, मतलब सारे पार्टिकल का इंडिविजुअल जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, वो कांस्टेंट रहा। So if there is no any external force, in that case, net momentum is equal to zero. लिख रहे कुछ लिखे नहीं, हाँ,
सर सर आप एक बार वापस बता सकते हो, आप उधर ये एफ नेट को 0 क्यों माने? 0 है नहीं, अगर 0 है तब के लिए कंडीशन। क्वेश्चन बोल दिया है कि नेट मतलब फोर्स, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है। हाँ ये नेट फोर्स 0 उन्होंने बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई रीजन नहीं, मतलब कोई इसकी वजह से नहीं है, इस डेरिवेशन की वजह से इसका ये कोई रिलेवेंस नहीं। यहाँ पे कहा कि नेट फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे, अगर नेट फोर्स 0 है, इफ लिखते हैं यहाँ, इफ एफ नेट इक्वल टू 0, अगर एफ नेट अगर 0 होता है तब के लिए ये कंडीशन, ठीक, उसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। तो मोमेंटम कंजर्व हम तब कहेंगे जब उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0। अब इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो थ्योरी में ही है, ठीक है, कि वो इस टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। एक प्रोजेक्टाइल है यहाँ से फेंका गया है, ठीक है, ये या कोई बॉम्ब है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, और ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के एक्सप्लोड कर जाता है 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, ठीक है, एम और एम, टोटल 2m था जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के एक्सप्लोड कर गया। अब इससे पूछा जाएगा कि इसमें एक पार्टिकल जो है वो यहीं पे जाकर के गिर गया, एक मास इसका m यहाँ पे गिरा, तो दूसरा जो इसका मास है वो कहाँ पे जाकर के गिरेगा, ये कहाँ पे जाकर के गिरेगा दूसरा वाला मास, ठीक है। मुझे फ्रैक्शन नहीं लेना था इसलिए मैंने उसको m और m ले लिया, ताकि टोटल मास 2m था और टूटने के बाद वो m और m में ऐसे, कभी कभी क्वेश्चन में रेशियो दे देंगे कि 1:3 के रेशियो में, तो एक को m दूसरे को 3m ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि वो कहेंगे कि सेम सिचुएशन है, बॉम्ब एक्सप्लोड किया अपने हाईएस्ट पॉइंट पे और एक पार्टिकल ने अपने पाथ को रिट्रेस किया, मतलब जैसे गया तो वैसे लौट आया, ये दूसरा टाइप क्वेश्चन। तो फिर ये कहाँ पे जाएगा, तब ये कहाँ पे जाकर के गिरेगा, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन। तो इसमें 2 क्वेश्चन लिखा गया, 1 और 2 मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई बॉम्ब है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के ये 2 इक्वल फ्रैगमेंट में टूट जाता है, ठीक है। एक पार्टिकल, एक पॉइंट अगर, या एक पार्टिकल या बॉम्ब का एक फ्रैगमेंट अगर वहीं पे गिर गया, तो दूसरा फ्रैगमेंट कितनी दूर जाकर के गिरेगा। सिंपल सा चीज है कि अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता तो ये अपने रेंज पे जाके, ये है इसका रेंज, अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड नहीं होता यहाँ पे तो टोटल कहाँ पे जाता, अपने रेंज तक जाता, लेकिन ये बीच रास्ते में एक्सप्लोड कर गया, अपने इंटरनल मैकेनिज्म, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ इसके अंदर और अपने इंटरनल मैकेनिज्म के कारण ये एक्सप्लोड, इसके ऊपर हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में पर्टिकुलर, वर्टिकल डायरेक्शन तो mg का फोर्स लग रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन, यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स देन सेंटर ऑफ मास रिमेंस सेम, ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसका जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। तो अगर ये एक्सप्लोड नहीं, यहाँ पे एक्सप्लोड नहीं करता तो ये रेंज तक जाता है, इसका सेंटर ऑफ मास भी रेंज तक जाता है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, रेंज पे होता है, तो रेंज आर इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, हमने सेंटर ऑफ मास जो हमें निकालना है उसको हमने ले लिया कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता तो रेंज पे जाता, इक्वल टू, अब रेंज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, तो m1r1 या m1x1, x के डायरेक्शन हम लोग करें तो x लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, x सेंटर ऑफ मास, और x सेंटर ऑफ मास अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता तो रेंज पे जाकर के रहता है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में है नहीं, तो मैंने सेंटर ऑफ मास को वहीं पे रहने दिया, ठीक है। मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा था, मैंने ये वाला फॉर्मूला XCM इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कोई हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे होना चाहिए था वहीं पे होगा। अब क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन में कह रहा हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है कि जो इसका एक फ्रैगमेंट है वो यहाँ पे आके गिरा, कहाँ पे, जहां पे एक्सप्लोड हुआ था वहीं पे,
तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये रेंज का हाफ है, ये रेंज का आधा है? तो x1 एक तरह से दे दिया गया हमें क्या? अच्छा, मास कितना था? मास हमने m2m लिया था टोटल, तो एक फ्रैगमेंट का मास m है, m1 को m लिख दिया, और x1 को मैंने क्या लिखा? r/2 प्लस दूसरा मास m है, और x कितना है? x क्या है? तो वो हमें निकालना है, ये x2 हमें नहीं पता, तो मैंने इसको x ले लिया, अननोन ले लिया। अब ये मास m1 और m2 दोनों m और m है, तो m + m = 2m। ठीक है, अब मास को हम लोग कॉमन निकाल करके कैंसिल कर देते हैं, तो m × r/2 + x डिवाइडेड बाई 2m, मास से मास कैंसिल। अब इस 2 को भेज दिया मैंने r, तो 2r = r/2 + x, यानी कि जो x का वैल्यू है वो 2r - r/2, 4r - यानी कि 3r/2। कुछ समझ में आया? कि अगर ये पार्टिकल यहाँ पे अगर गिर जाता है एक्सप्लोड होने के बाद, बिल्कुल नीचे ही ड्रॉप कर गया, तो दूसरा वाला जो मास है वो 3/2 r पे जाकर के गिरेगा। अब इसका लॉजिक देखते हैं कि क्यों ऐसा आ रहा है। अब सिंपल सा है कि चलो अगर एक मास यहाँ पे, कहाँ पे? r/2, एक मास है r/2, 0 पे, दूसरा मास आ गया कहाँ पे? 3r/2, सर हाँ सर जहाँ पे रेंज है वो x1 और जो लाइक जहाँ पे दूसरा वाला गिरेगा वो x2 है। जहाँ पे रेंज है वो x1 नहीं है, वो x1 नहीं है, जो जहाँ पे रेंज है वो तो एक सेंटर ऑफ मास है, कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो पूरा मास यहाँ पे आके गिरता, तो सेंटर ऑफ मास नहीं, नहीं जो है। m1 x1 और m2 x2 लिखा है, तो ये जो x1 और x2 M1 हो गया कोऑर्डिनेट। इसका एक फ्रेगमेंट, और जहां पे गिरा वो इसका कोऑर्डिनेट हो गया यहाँ से, तो ये तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक r था, आधा मैक्सिमम हाइट पे रेंज तो r/2 होता है, हाँ मतलब कोऑर्डिनेट r/2 होता है, तो x1 को मैंने r/2 पुट किया, और दूसरा हमें निकालना है कहाँ जाके गिरा, तो उसको मैंने x ले लिया, m × x डिवाइडेड बाई m + m, दैट इज 2। क्लियर? ठीक है ना? उसके बाद मास को लेकर के कैंसिल किया, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया, यानी कि दूसरे वाले मास को 3r/2 पे गिरना चाहिए। देखते हैं कि ये लॉजिकली सही है कि नहीं। तो एक का कोऑर्डिनेट r/2, 0, दूसरे का 3r/2, 0। अब इस दोनों का हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, हमारे पास r आता है या नहीं वो हम जस्टिफाई करते हैं। तो m × r/2 प्लस m × 3r/2 डिवाइडेड बाई m + m, 2, ऐसा हो गया x सेंटर ऑफ मास। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, m को कॉमन निकाल के हटा काट, तो बचा क्या? r/2 प्लस 3r/2 डिवाइडेड बाई, इन दोनों का क्या हो जाएगा? 4r/2, और नीचे में भी एक 4r/2, और नीचे वाला भी 2, 2, 4 कैंसिल। क्या आ गया इसका? ठीक है, कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं होता तो ये दोनों, दो अगर इंडिविजुअल मास अगर होता है यहाँ पे रखा हुआ, तो उसका सेंटर ऑफ मास r के ऊपर होता है। तो उसी लॉजिक को हम लोगों ने यूज किया यहाँ। ठीक है, कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं करता तो कहाँ पे जाके गिरता? अपने रेंज पे गिरता, तो सेंटर ऑफ मास भी इसका रेंज के ऊपर होता। ठीक है, लेकिन अगर एक फ्रैगमेंट यहाँ पे गिर गया, तो दूसरा फ्रैगमेंट को कहाँ पे? अब ये रेंज पे नहीं जाएगा, दूसरा फ्रैगमेंट कहीं दूर जाकर के गिरेगा, और वो पोजीशन है 3r/2। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बताओ मुझे। रिट्रेस किया, यानी कि x1 का वैल्यू अगर 0 हो गया, वापस रिट्रेस करने का, तो जैसे गया था वैसे आया। एक ने अपना x1 का वैल्यू अगर 0 हो गया, तो x2 का वैल्यू कितना हो? करके बताओ। ये तो क्वेश्चन दिया है करने। सीधा स्कूल से आ रहे हो क्या? हम्म। सर मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है कि अगर एक पार्टिकल ने, जो ये मैंने मतलब बनाया था वो है था कि एक पार्टिकल सीधा अपनी जगह से गिर गया, मतलब जहाँ पे एक्सप्लोड हुआ वहीं से डाउन हो गया, तब के लिए मैंने कैलकुलेट किया। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया कि अगर ये पार्टिकल सीधा यहाँ नहीं गिरता, अपने पाथ को अगर इसने रिट्रेस किया होता, जैसे गया है वैसे अगर वापस आया होता, तो दूसरा वाला जो फ्रैगमेंट है वो कहाँ पे जाके गिरेगा? दूसरे वाले फ्रैगमेंट का पोजीशन पूछा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? हाँ चलो, वही मैंने कहा, अब ये तुम लोग का सेकंड वाला पार्ट तुम लोग कर। चलो सर ट्राई आप करो। इसका लॉजिकल प्रूफ के वापस समझा सकते?
लॉजिकल प्रूफ मैंने ये दिया कि चलो ये मेरा आंसर सही है, यानी इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो मेरा आंसर आया कि एक पार्टिकल अगर r/2 पे गिरा है तो दूसरा 3r/2 पे गिरेगा। उसको मैंने कैसे चेक किया, m वाला पार्टिकल r/2, 0 पे गया है, तो दूसरा जो आ रहा है 3r/2, 0 पे आ रहा है, तो मैंने इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, देखा कि ये r आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो r लेकर के कैलकुलेट किया। तो मैंने कैलकुलेट किया इसका कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे होता r/2, 0 पे और दूसरा 3r/2, 0 पे होता, दोनों का इक्वल मास है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होता? तो m इंटू एक्स वन प्लस m इंटू x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये तो ये कैलकुलेशन आ रहा है यहाँ से कि r आ रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने किया है वो सही। हो गया, क्या है सेकंड वाले का आंसर? क्या है, अनम्यूट करो, बताओ क्या है आंसर। ट्राई तो करा पर गलत लग रहा। सर हाँ, रेंज ही हुआ, मतलब आ रही है क्या आंसर? गलत है, और कोई बताओ। सर मेरा तो 2R आ रहा है। 2r सही आंसर, 2r इज द राइट आंसर, 2r करेक्ट आंसर। अगर एक पार्टिकल ने अपने पाथ को रिट्रेस किया, दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो 2r पे जाके गिरेगा, ये बात सही। चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक पार्टिकल ने अपने, इसी तरह से लिखेंगे xcm इक्वल टू m1r1, xcm इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m। अब ये बताओ, अगर पार्टिकल सीधा हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोड नहीं होता तो रेंज पे जाके गिरता, तो एक्सट्रीम रेंज पे होता। m1 कितना है m, और x1 कितना है 0, क्योंकि इसने अपने पाथ को रिट्रेस किया तो ऑरिजिन पे जाके, तो 0 प्लस दूसरा कितना है m, और x2 में निकाला तो उसको x मान लो, डिवाइडेड m प्लस m2। तो जो r का वैल्यू है वो कितना है, m इंटू एक्स बाई 2m, m से कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 2m। ठीक है, तो दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ पे जाके गिरेगा, दैट इज 2r पे जाके गिरेगा। तो सेकंड वाले का ये आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में इसी तरह से वो चेंज क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल पार्ट डिवीजन किया है, वो लोग कहेंगे कि ये रेशियो है, मास का रेशियो m1:m2 कितना है, 1:3, 1:3 ऐसे देते हैं। तो तुम्हें m1 को लेना पड़ेगा यहाँ पे m, और m2 को लेना पड़ेगा 3m, टोटल मास हो जाएगा 4। तो वैसे लेकर के सेम कैलकुलेशन होगा, सेम पार्ट रहेगा यहाँ पे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास और रेंज के इक्वल होना चाहिए। क्वेश्चन में और चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे जैसे रेंज दे दिया था कि रेंज उसका आर है, क्वेश्चन में ये नहीं देंगे। क्वेश्चन में तुम्हें दे देंगे कि किसी पार्टिकल को फेंका गया है u स्पीड के साथ, एंगल दे देंगे 60 डिग्री, तुम्हें रेंज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ऐसे दे देंगे क्वेश्चन, ये सब वेरिएशन आ सकता है, मतलब सीधा इसको दे देंगे कि u का वैल्यू कुछ था इधर में 20 मीटर सर पर। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो पूरा सेंटर ऑफ मास रेंज में इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट उधर ही लाइक रेंज में ही जाके गिरेगा, तो डायरेक्टली हम लोग बिना कोई फॉर्मूला के उधर हम लोग बोल कहें कि कोई फोर्स नहीं है, mg का फोर्स तो लग ही रहा है वर्टिकल डायरेक्शन। इसलिए देखो वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने ये चीज नहीं किया, मैंने एक्स के लिए किया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं।
ठीक है, हम लोग याद करो हम लोगों ने क्या लिखा था कि अगर हाँ ऐसे वो तो नहीं होता जा एक्सेलरेशन रहा है वो। cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा मान लेते हैं 60 डिग्री है, u cos थीटा, तो ax को लिखते थे हम लोग 0, और जब y के लिए लिखते थे तब ऐसे लिखते थे uy इक्वल टू u sin थीटा और ay इक्वल टू माइनस बी, ऐसा लिख करके हम लोगों ने इक्वेशन लिखा। यानी x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, x के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को के लोकेशन को चेंज नहीं करेंगे आइडियली। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास अभी भी r के ऊपर ही है, यानी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास अपना लोकेशन चेंज नहीं करेगा। इसलिए तुम्हें दिख रहा होगा कि एक अगर वापस यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और एक फ्रेगमेंट यहाँ पे चला, तो दूसरा फ्रेगमेंट अब आर पे जाके गिरेगा नहीं, अब ये दूर में जाकर गिरेगा। ऐसा अपने आप को एडजस्ट करेगा ताकि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन वही रहे। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एससी वर्मा में क्वेश्चन ऐसा, एक यहाँ पे बोट है इस तरह से, ठीक है, बोट के ऊपर दो एंड के ऊपर, और इसका लेंथ दे रखा है 4 मीटर का है, ठीक है, और इसका वेट भी दे रखा है उन्होंने 50 kg, ठीक है, बोट का, और कहा कि इसके ऊपर दो पर्सन, ठीक है, मिस्टर वर्मा और मिस्टर मान, और ये दोनों फिजिसिस्ट है, एक मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, फिजिक्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए दोनों बीच में चले आते, ये भी टहलते हुए इधर की तरफ आए, ये भी बीच में। तो बताओ कि बोट कितना मूव कर जाएगा? पहले तो ये बात समझ लेना है कि बोट मूव करेगा या नहीं करेगा। अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा, होगा ना, निकाल सकते हैं कहीं पे, हम लोग रेफरेंस में रखेंगे, फिर इनका मास जो भी है इनटू, अगर मान लेते हैं यहीं पे हमने रखा तो ये कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, फिर बोट का है तो 2,0 पे होगा बोट, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0, फिर इसका मास, सबका मास दिया हुआ है, सबका कोऑर्डिनेट पता है, हम लोग एक सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। फिर अगर ये बीच में चला है, ये भी बीच में चला है, तो उस केस में नए वाले सिचुएशन में फिर से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास निकाला हमने, और अभी सेंटर ऑफ मास चेंज होकर के आएगा क्योंकि ये दोनों का लोकेशन चेंज हो चुका है। अब दोनों, पहले हम लोगों ने एक सेंटर ऑफ मास निकाला था इस पोजीशन के लिए, और एक बार और सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम नए वाले पोजीशन, सेम रेफरेंस फ्रेम को चेंज नहीं करना, एक बार जहां पे ले लिया उसी के रिस्पेक्ट में। तो एक बार ये कैलकुलेशन आएगा, सॉरी, ये दोनों बीच में आ चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए वापस एक बार कैलकुलेशन होगा इसका सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। तो इस नए सिचुएशन में, पहले वाले सिचुएशन में आया वो x1, दूसरे वाले सिचुएशन में आया वो x2, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, ये दोनों सेम नहीं होंगे, लेकिन इस दोनों, आइडियली क्या है कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये चला है इसकी सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से, और इस पूरे सिस्टम के लिए फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स, तो आइडियली इस पूरे सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नए इक्वेशन में तो सेंटर ऑफ मास अलग आ रहा होगा, तो सेंटर ऑफ मास को वही रखने के लिए, पहले जैसा सिचुएशन में रखने के लिए पूरा बोट ही मूव कर जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, प्लैंक वाला क्वेश्चन ऐसा, ये एक प्लैंक है जो सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर रखा है, और ये पर्सन यहाँ से उतर के यहाँ चला आता है, एक इंच से ऐसे ट्रेवल करता हुआ दूसरे इंच पे चलाता है। तो अभी के सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा इसका लोकेटेड, जब ये दूसरे इंड पे चलाएगा तो सेंटर ऑफ मास अलग जगह पे आएगा, तो अपने सेंटर ऑफ मास को वही रखने के लिए, पहले जैसा रखने के लिए पूरा प्लैंक ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लैंक कितना मूव करेगा वो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, अभी आएंगे हम लोग क्वेश्चन जब आएंगे तो ये सब चीज दिखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो एक दो क्वेश्चन पहले दिखा दो तुम लोग, उसके बाद वापस फ्री में जो बचा हुआ है। अरे बोट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, हम लोग आएंगे क्वेश्चन में, आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही है। ये क्वेश्चन में ही है, हम लोग को डिस्कस करना है वो पार्ट। सर हाँ, सर मेरे को एक चीज समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइक सेंटर ऑफ मास हम लोग हमेशा कोई भी अगर 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर निकालते, या 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में निकालते, तो यहाँ पे जब
बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो करते तो इसमें जो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? सेंटर ऑफ मास अभी भी बीच में है ना। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड करके चला गया, दो अलग अलग दो फ्रैगमेंट अगर हो गए तो दो मास में डिवाइड हो गया ये, तो वो m1x1 प्लस m2x2 करने पर बीच में ही आ रहा है। देखो एक r/2 आया था पहले वाले सिचुएशन में, दूसरा आया था 3r/2, उन दोनों के बीच में ही आ रहा है। सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे तो उन दोनों के बीच में ही हो। ठीक है, और ऐसे ही मैंने बताया था बीच और बाहर का सर ये सेकंड केस में, पर फर्स्ट केस में रेंज बीच में थोड़ी हुआ। कहीं पे भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास। मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ पे हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट का पूरा मास बन सकते हैं। उसके कैलकुलेशन का ये डिफरेंट मेथड है, कैलकुलेट हम कैसे करेंगे ये अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, कि इसको एक्सप्लोड किया है, बीच में अगर ब्लास्ट किया तो कैसे कहाँ पे जाकर के गिरेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी हमने किया है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई नेट फोर्स नहीं होगा तो उसका पूरा मोमेंटम जो वो कंजर्व रहेगा। जब हम लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किया है तब। ठीक है, उसके पहले हमने क्या किया, उसके पहले हम लोगों ने यहाँ सेमी सर्कुलर प्लेट तक तो कर ही लिया था। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ठीक है, और पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, फिर डिफरेंशिएट करके वीसीएम निकाला, वीसीएम को फर्दर डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाला। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और फिर ये वाला पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, कि अगर ये बीच में एक्सप्लोड करता है तो उसका सेंटर ऑफ, एक पार्टिकल अगर एक्सप्लोड नहीं करता तो रेंज पे आके गिरता है, लेकिन अगर ये एक्सप्लोड करके एक पार्ट यहीं पे गिर गया तो दूसरा कहाँ पे जाके गिरेगा। अगर एक ने अपने पाथ को रिट्रेस किया तो फिर दूसरा कहाँ पे जाके गिरेगा। ठीक है, और कंजर्वेशन वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद कोलिजन वाला पार्ट शुरू हो रहा है, लेकिन उसके पहले कुछ ये चीज, जैसे ये सब चीज जो क्वेश्चन में आने वाला है उसका बहुत सारे बुक में थ्योरी ग्रुप में लिख दिया गया, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन में मैं करा करके फिर वापस आऊंगा इसमें। कैसे कैसे क्वेश्चन अभी मिलने वाले, पहले क्वेश्चन का टाइप देख लो थी, वो सब थ्योरी हमने कवर किया है या नहीं, क्या नहीं किया है। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज का। ठीक है, जिसमें पहला वाला जो क्वेश्चन है वो है कि तीन पार्टिकल है, तीन पार्टिकल एबीसी, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है जिसका एज लेंथ 1 मीटर है। उसके कॉर्नर पे रख दिया गया है एबीसी वाले पॉइंट पे 1 kg 2 kg 3 kg। तो हमसे पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा ना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों हाइड्रोजन एटम जो इसके साथ बॉन्डिंग बना रखा है, उन दोनों के बीच का जो एंगल 104 डिग्री है। बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है 0.96 इंटू 10⁻10 मीटर। हमें पूछा गया कि अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, तो किधर में होगा। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। यहाँ पे है कि ऐसे 7 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और उसको इस तरह से रखा गया, पहले वाले को रखा, फिर दूसरे वाले को L/10 डिस्टेंस शिफ्ट करके रखा, फिर उसके रिस्पेक्ट में L/10 डिस्टेंस शिफ्ट करके रखा, फिर उसके रिस्पेक्ट में L/10 डिस्टेंस शिफ्ट करके रखा, और फिर उसके ऊपर वाले को 4 तक तो ऐसे L/10 शिफ्ट करते गए, उसके ऊपर वाले को वापस से पीछे शिफ्ट करना शुरू किया ताकि दोनों एक लाइन में रहे। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ ये सर, ये एक डिस्क है, उसके ऊपर एक दूसरा डिस्क रख दिया गया है। एक डिस्क है जिसका रेडियस 2r है, और उसके ऊपर एक दूसरा r रेडियस का एक दूसरा डिस्क रख दिया गया। तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो इसके लिए भी हम लोग थ्योरी करेंगे इसके लिए। ठीक है, मतलब कंपोजिट ऑब्जेक्ट के लिए, और फिर कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम। कैविटी मतलब जो ऐसा कहेंगे कि 2r रेडियस का डिस्क था, उसमें से r रेडियस के डिस्क को काट करके हटा दिया गया, तो फिर उसका नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनेगा किसके ऊपर, एक क्वेश्चन बनेगा कंपोजिट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा कैविटी वाला क्वेश्चन बनेगा। तो उस दोनों के लिए थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। उसका ये क्वेश्चन अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाऊं कि कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे।
6 नंबर में क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका एज लेंथ d है और सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर d है। दोनों को इस तरह से रखा गया, डायग्राम ऊपर दिया है उन्होंने, ये वाला ऐसा डायग्राम, ठीक है। दोनों को कांटेक्ट में ऐसे रखा है, इसका सेंटर ऑफ मास हमें लोकेट करना है, ठीक है। तो कंपोजिट ऑब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पे ही बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी क्या होगा, क्या प्लानिंग करेंगे हम लोग, वो डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे है कि सब डिफरेंट डिफरेंट मासेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में से जा रहे हैं एंगल पे, तो इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, VCM, m1 v1 m2 v2, इस तरह से करते हुए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे है कि 2 ब्लॉक है, एक का मास 10 kg है, 20 kg है, एक्स एक्सिस लॉन्ग रखा गया है। अगर फर्स्ट ब्लॉक मूव कर गया 2 सेंटीमीटर से, तो दूसरा ब्लॉक कितना मूव करेगा ताकि सेंटर ऑफ मास वही रहे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया 2 ब्लॉक है 10 kg 30 kg का, वो वर्टिकल लाइन के लॉन्ग है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लॉक इज रेज थ्रू ए हाइट 7 सेंटीमीटर, तो दूसरे ब्लॉक को कहाँ पे तक रेज करेंगे ताकि सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर। अब ये नहीं कहा कि वही है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, लेकिन बोल दिया कि अब हमें सेंटर ऑफ मास चेंज करना पड़ेगा, तो उन्होंने दे दिया है सिंपल कि 1 सेंटीमीटर पे भी सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वर्टिकल की डायरेक्शन सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर इधर में है कि एक ग्रेविटी फ्री हॉल है जिसमें एक ट्रे है इस तरह से, और इसके अंदर एक आइस रखा गया है, आइस मेल्ट हुआ तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है। फिर आगे इधर में कट करने वाला कि एक डिस्क है R2 रेडियस का, जिसमें से R1 रेडियस का डिस्क कट करके हटा लिया, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो ये सब क्वेश्चन है, यहाँ पे है वही, मिस्टर वर्मा मिस्टर माथुर आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम ऑफ 4 मीटर लॉन्ग बोट, 40 kg का वो बोट है और वो वाटर में ऐसे स्टिल है। टू डिस्कस ए मैकेनिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोट, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन विथ वाटर, हाउ फार डज द बोट मूव ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ये है कि कार्ट के अंदर ऐसे लगा रखा है, अब इसको ऐसे कट कर दिया गया, ये ऐसे मल्टीपल कोलिजन के बाद यहाँ पे आकर इस स्लॉट में आकर के गिरा है, तो ये कार्ट कितना मूव कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मंकी वाला क्वेश्चन है, मंकी कुछ ये ऊपर जाते हुए यहाँ तक बलून के इस लेंथ तक पहुंचा है, बलून कितना मूव कर जाएगा ऊपर या नीचे, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए, यहाँ से शुरू होकर के मोमेंटम कंजर्वेशन वाला क्वेश्चन गया है पूरा कहाँ तक, इधर तक, क्वेश्चन नंबर 30 तक। 30 के जाने के बाद 31 से कोलिजन का क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि SC वर्मा में अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें 30 तक का क्वेश्चन हमारा सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आगे, ये सब, ये ऐसा रेल रोड था, ये पर्सन जंप किया, ये रेल किधर की तरफ जाना शुरू कर चुका है ये ट्रैक के ऊपर, और फिर जब ये पर्सन भी जंप कर जाएगा तब ये किधर की तरफ जाएगा, ठीक है। अच्छे, काफी अच्छे क्वेश्चन सब है। इसको अगर हमने ऐसे इसके ऊपर थ्रो कर दिया तो ये जब इधर से निकलने वाला होगा तो इसका ये प्लेटफॉर्म कितना मूव कर चुका होगा, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है। अब जो हमने पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन हमें करना है, कैसे करेंगे वो एक एक करके देखेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग इस थ्योरी ही बना दे रहा हूँ मैं इसको, SC वर्मा ने थ्योरी नहीं लिखा, SC वर्मा ने जो जितना लिखा मैंने बता दिया था, ठीक है। लेकिन अदर बुक्स में अगर जाओगे तो ये सब के लिए उन लोगों ने अलग अलग थ्योरी बना रखा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कंबाइन करते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तब के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, अगर कुछ काट करके हटा दे रहे हैं तब के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, हम लोग इसको थ्योरी में ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बनाने में हमें दिक्कत था। तो नेक्स्ट लिखो आप, COM ऑफ कंपोजिट ऑब्जेक्ट। मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, सब के लिए, मतलब एक के ऊपर एक रख के बना रहे एक के हैं। ऊपर एक रखेंगे, एक के साथ दूसरे को ज्वाइन कर देंगे, ऐसे मतलब बहुत कॉम्बिनेशन आएगा, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम क्वेश्चन को लेकर के आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, क्या उसके पीछे लॉजिक है, या कोई पर्टिकुलर स्टेप हम ले रहे हैं तो उस स्टेप के पीछे क्या रीजन। कंपोजिट ऑब्जेक्ट, जैसे एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क रख दिया, ठीक है, ऐसे इस पूरे का रेडियस इसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2r है, और इसका भी 2r है, यानी बड़े वाले डिस्क का रेडियस 2r, लेकिन छोटे वाले डिस्क का रेडियस r है, तो ऑब्वियसली इसके सेंटर से जाता हुआ रहेगा, ठीक है, ऐसा।
एक डिस्क के ऊपर दूसरे डिस्क को इस तरह से रखा है कि पेरिफेरी टच कर रहा है, यही क्वेश्चन था उधर। तो फिर नया वाला सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? फिर वापस से पूछेंगे कि इसमें से इसको कट करके हटा लिया है, तो फिर नया वाला सेंटर ऑफ मास कहाँ? तो अभी हम लोग कंपोजिट ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक स्फीयर है और इसका जो डायमीटर है उतने ही का एक, उतने ही एज का एक स्क्वायर लेंगे, ठीक है। इसका डायमीटर d है, इसका लेंथ भी d, दोनों का एक जैसा डेंसिटी, डेंसिटी मतलब मटेरियल एक ही है, एक जैसा डेंसिटी, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो? तो ये सब कंपोजिट वाले में है। अब चलते हैं हम लोग कि कंपोजिट वाले सेंटर ऑफ मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेशन सिंपल ही है। सबसे पहले हमें एक्सिस को देखना पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम देखते हैं। सबसे पहले हम ये खोजते हैं कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ पे। कभी कभी वो क्वेश्चन में दे दिया जाता है। मैंने बताया था कि आईटी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो ऐसा था कि एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ किया गया है, इसमें कुछ ग्राम ऑफ इंक यूज हुआ है, फिर इसको इसको ड्रॉ किया गया है, फिर ये और ये। अब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए पूछा गया, तो उन्होंने एक्सिस को दे दिया था, ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया था कि एक्सिस तुम्हें इसी के बहुत देना है। मैंने बताया था तुम लोगों को लास्ट वाले क्लास में कि अगर एक्सिस को हम चेंज कर देते हैं, लोकेशन चेंज कर देते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं रेफरेंस फ्रेम। जब क्वेश्चन में उनको यूनिक आंसर चाहिए होगा तो उनके पास मजबूरी उनको देना ही पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि सारे बच्चे का आंसर एक ही, तो उनके पास मजबूरी है, उनको रेफरेंस फ्रेम देना पड़ेगा। नहीं, अगर रेफरेंस फ्रेम नहीं दिया है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 80 नंबर को, उसमें पता चल जाएगा रेफरेंस फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है। अगर सब लोगों ने अलग अलग जगह पे लिया तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, वो भी सही है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में सही, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो जनरली कंपोजिट ऑब्जेक्ट में रेफरेंस फ्रेम देते नहीं, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हमें खुद से ही रेफरेंस फ्रेम लेना है, तुम कहाँ पे ले? खुद से अगर हमें रेफरेंस फ्रेम लेना है, अगर यहाँ पे ले लिया, किसी ने कहा कि नहीं नहीं यहाँ पे लूंगा, कोई कहेगा मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है, कोई कहेगा मैं इसके सेंटर पे लूंगा, ऐसे कहाँ पे लेना ज्यादा समझदारी भरा काम? कुछ सोच करके बताओ। सेंटर पे लेना, क्यों? क्योंकि पहले तो हमें इसका सेंटर लोकेट कर लेना है, इसका सेंटर लोकेट कर लेना है, पहला काम तो ये करना है, ठीक है। और उसके बाद रेफरेंस फ्रेम लेना है, तो किसी एक के सेंटर पे हमें ले लेना चाहिए रेफरेंस फ्रेम। इससे होगा क्या, कैलकुलेशन हमारा आसान। अगर इसको मैंने 0,0 ले लिया, अब बताओ ये पूरा डायमीटर डी है तो आधा रेडियस d/2 है, ये पूरा डी है तो आधा कितना है, d/2, d/2 प्लस d/2, इसका कोऑर्डिनेट d,0 आ राइट। अब दोनों का सेंटर ऑफ मास हमने लोकेट कर लिया, अब हमारा क्या काम है? अब इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। मास दिया हुआ नहीं रहेगा यहाँ, तुम खोजोगे कि मास चाहिए इसका m1 अगर पता है, इसका m2 अगर मालूम है, तो आराम से xcm निकाल सकते हैं। ycm तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का ycm 0 है। xcm क्या हो जाएगा, m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d बाई m1 प्लस m2, लेकिन वो देंगे नहीं m1 m2, तुम फॉर्मूला लिख तो लगे लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे इसके बाद। तो उसके बाद अपना दिमाग दौड़ाना, चलाना है अपना दिमाग कि इसका एरिया हमें पता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसका भी एरिया हमें पता है। तो इसका अगर दोनों सेम मटेरियल का है तो इसका अपना कुछ सरफेस डेंसिटी होगा, मान लेते हो सिग्मा है, तो इसके लिए भी वो सिग्मा ही हो, सेम मटेरियल अगर है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि 2 डायमेंशन हो तो उस केस में हम लोग लास्ट वाले क्लास में पढ़ा था, सिग्मा इंटू एरिया लिखते हैं। अगर 1 डायमेंशन है तो लैम्डा इंटू मतलब लीनियर डेंसिटी इंटू डीएम लिखते हैं, डीएक्स लिखते हैं। और यहाँ वाले केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, सिग्मा इंटू इसका एरिया। तो सिग्मा इंटू इसका एरिया करने से m1 निकल के आ जाएगा, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसलिए सिग्मा सरफेस डेंसिटी कह रहा हूँ, इंटू एरिया a1। फिर m2 को क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू a2। अब उसी को तुम सब्स्टिट्यूट कर दे देंगे, सिग्मा इंटू a1 इंटू जो भी कोऑर्डिनेट है प्लस सिग्मा इंटू a2 इंटू डी बाई सिग्मा a1 प्लस सिग्मा a2। अब देखो ऊपर नीचे सिग्मा कॉमन निकाल के काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे सिग्मा को बाहर निकाल देते हैं, a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू डी बाई a1 प्लस a2 इंटू सिग्मा, सिग्मा वाला टर्म ही कैंसिल। मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हें मास नहीं दे तो उस केस में कैसे तुम्हें अप्रोच करना है, तुम्हें एक्सीएम को इस तरह से लिखना है, एक्सीएम को
a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 लिखें। ये इसका एक सेंटर ऑफ मास xcm इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 बाय a1 प्लस a2। उसी तरह से ycm अगर निकालना होगा, सिमिलरली ycm तो क्या लिखेंगे, a1 y1 प्लस a2 y2 बाय a1 प्लस a2, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया है। एक्चुअल ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये वाला है, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस। अब इससे ये दूसरे फॉर्म में आ रहा है क्योंकि सिग्मा निकाल करके हमने काट दिया है। अगर ये दो ऑब्जेक्ट, अगर तुमने सीधा ये सोच लिया अपने मन से, अगर कॉन्सेप्ट बना लिया कि चलो अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे कांटेक्ट में होगा, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी किसी सरफेस के ऊपर, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्म नहीं यूज कर सकते, नहीं कर सकते, हमेशा नहीं कर सकते। ये जनरल रिजल्ट नहीं है, इसके अंदर लूप होल है। लूप होल क्या है, अगर मैंने कह दिया ये कॉपर प्लेट है, ये स्टील वर्क का प्लेट, तुमने ये फॉर्मूला लगा दिया, गलत हो जाएगा, 100% गलत। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यही, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है, उसने m1 को कैलकुलेट किया, m2 को कैलकुलेट किया और उसके बाद लेकर के इससे किया, इससे कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से अगर करोगे ऐसे, xcm इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, इससे अगर करोगे ये कभी रॉन्ग नहीं देगा, ये कभी आंसर रॉन्ग नहीं देगा, चाहे क्वेश्चन जैसे घुमा फिरा के पूछ ले। अगर स्टील प्लेट कर देगा यहाँ पे और इसको कॉपर प्लेट कर दिया, तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, सिग्मा 1 इंटू एरिया A1 इंटू x1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2 इंटू x2 बाई सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। तो अलग अलग कंपोजिट ऑब्जेक्ट में अगर अलग अलग कंपोजिशन है, अलग अलग ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ये आंसर दे देगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ किया नहीं, इसमें मैंने मास को ही इसके फॉर्म में लिखा है। अभी ये भी ये मास ही है, अभी भी ये मास ही है, ये मास है, ये मास है, ठीक है। लेकिन ये अगर तुमने शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखा, तो शॉर्टकट के साथ हमेशा कोई ना कोई कंडीशन जुड़ा होता है। जल्दी रिजल्ट वो देता है जरूर है, लेकिन कंडीशन के साथ, ये नहीं कि अधूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया। स्टार ने बताया था ऐसा कि हाँ अगर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो तो ऐसा कर देना, ऐसा तभी करना जब दोनों का कंपोजिशन सेम हो, जब बोल दे कि हाँ दोनों का थिकनेस एक जैसा है, दोनों का डेंसिटी एक जैसा है, तभी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट के साथ हमेशा कंडीशन होता है जुड़ा हुआ, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमेशा बना हुआ रहेगा वैसा ही, और वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। जब भी तुम्हारा देखना है कि क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है या नहीं बन रहा है, तो जरूर तुमने कोई शॉर्टकट पाथ लिया है, और उधर में शॉर्टकट पाथ लेने में भी कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शन पाल रखा है, जो जिसके कारण तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सर इसका वो कंडीशन क्या था? कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों का डेंसिटी सेम होना चाहिए, ठीक है। ये जो सिग्मा मैं यूज कर रहा हूँ, दोनों की जगह पे मैंने सिग्मा, इसके लिए ये भी कॉपर प्लेट है, ये भी कॉपर प्लेट, ठीक है, अच्छा डेंसिटी हाँ। सेम है दोनों का। अब ऐसा नहीं कि डेंसिटी अगर सेम, अगर डेंसिटी डिफरेंट हो तो हम ये यूज करेंगे, मैंने दोनों ही लिख दिया है, ठीक है। मतलब सिग्मा मास पर यूनिट एरिया था, तो वो तभी सेम होगा अगर दोनों का डेंसिटी सेम हो। हाँ दोनों का सरफेस डेंसिटी सेम है तभी सेम, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? तो फंडामेंटल याद रखना, अगर कभी फंस जाओ तो एकदम बेसिक पे उतर के क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है फंडामेंटल से करने में, लेकिन बाकी सारे बुक्स में ये सब दे रखा है, लेकिन इस बार हमने नहीं दिया है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पे अगर दे दिया ये लूप होल बन जाएगा, आगे यहाँ पे फंसने का चांस है। इसलिए क्वेश्चन उन्होंने सारे करवाए हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम जैसे करना करो, तो मास निकाले करो, एरिया से करो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें दो तीन पॉइंट था, दो तीन पॉइंट को मैं वापस से एक बार वापस से बोल रहा हूँ। जो भी लिखना होगा अपने कॉपी में, तुम्हारी कॉपी है, अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, जो भी जरूरत है, इंग्लिश हिंदी में जैसे लिखना है लिख लेना, पॉइंट्स पता होना चाहिए बस, ठीक है। पहले मैंने ये कहा कि अगर ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा ऐसे, तो उस केस में हम लोग एक्सेस अगर उन्होंने नहीं दिया है, तो हमें खुद से एक्सेस लेना पड़ेगा। खुद से एक्सेस जब हम सिलेक्ट करना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी पहले दोनों का सेंटर लोकेट करके किसी एक के सेंटर के ऊपर ही हमें एक्सेस को रख देना चाहिए। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे देते, सेम यही फिगर देता, और उन्होंने एक्सेस यहाँ पे बना रखा हो, एक्सेस उनको यूनिक आंसर चाहिए तो एक्सेस यहाँ पे दे देंगे। अगर एक्सेस उन्होंने यहाँ बनाया तो सारा मेजरमेंट हमें इधर से करना है। तब हमें क्या करना चाहिए था,
इसको लिखना चाहिए था d/2, 0, और इसको लिखना चाहिए था, ये कितना हो गया d, और ये 3d/2, 0, और उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करना था। लेकिन अगर उन्होंने नहीं दिया है, हमें खुद से ही एक्सेस को चूज करना हो, तो हम अपना ऐसा खुद के लिए मुसीबत क्यों बोलेंगे, हम एक के सेंटर पे ही ले लेते हैं एक्सेस, उससे हमारा कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। तो एक के सेंटर पे ही एक्सेस को रख देना है, और उसके बाद वहां से दोनों के सेंटर को लोकेट करना है। ये 0,0 हो जाएगा, दूसरे वाले का डिस्टेंस निकाल करके उसके सेंटर को लोकेट कर देना, फिर ये टू पार्टिकल सिस्टम बन गया। ठीक है, फिर m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1, ये करना है। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी को अगर तुमने शॉर्टकट बनाना चाहा कि कहाँ मास जाए निकालने, इंटेंसिटी दिया नहीं कुछ, ठीक है, तो उस केस में हम a1x1 प्लस a2x2 बाई a1 प्लस a2 कर देंगे। कंपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तब। यही चीज अगर मास यहाँ से कट करके हटा रहा होता है ऐसे, इस मास को खाली कर दिया उसने, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर में m1x1 माइनस m2x2, क्योंकि मास को रिमूव कर दिया गया है, m2 मास को हटा लिया है, तो m1x1 माइनस m2x2 बाई m1 माइनस m2, ऐसा करेंगे। और इस वाले केस में a1x1 माइनस a2x2 बाई a1 माइनस a2, ऐसा करेंगे। ठीक है, कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम मैं लिखा देता हूँ। ठीक है, सेकेंड केस में आते हैं हम लोग कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, या सीधा लिखो कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी कि एक मास से दूसरे मास को ऐसे हटा दिया गया है। अब उससे वेराइटी, बहुत वेराइटी के क्वेश्चन होंगे। ऐसा है, ये रेडियस था 2r, और ये पूरा रेडियस 2r था, लेकिन इसके जिसको हटाया उसका रेडियस r। यानी कि अगर हमने यहाँ 0,0 पे ले दिया तो ये r,0 पे आ जाए ऐसा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम में HCM कैसे निकालेंगे, तो m1x1, m1 हो गया बड़े वाले का मास, माइनस जिसको निकाला है उसका मास m2x2 और उसका x1 y, m1 माइनस m, ऐसा लिखते हैं। YCM भी उसी तरह से m1y1 माइनस m2y2 y, m1 माइनस m, ऐसा लिखेंगे। और अगर 2 डायमेंशन होगा तो x और y नहीं होगा। ठीक है, अब इसी सर को यहाँ हम लोग ऐसे gravity का है। अगर डेंसिटी सेम है, इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं HCM इक्वल टू a1x1, सिग्मा को हटा दिया मैंने, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस a2x2 बाई a1 माइनस a, और उसी तरह से YCM इक्वल टू a1y1 माइनस a2y2 बाई a1 माइनस a। अब बोलो नियति क्या बोल रही थी, बताओ। सर यहाँ पे कैविटी कहाँ है, मतलब वो छोटा गोल। मतलब बनेगा यहाँ पे हटाने के बाद वो खाली जगह बन जाएगा ना, ये तो मास हटा रहे हैं, ये अच्छा, वाले पार्ट तब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैलकुलेट कर रहे, इसलिए माइनस भी हुआ। ये वाला जो पार्ट है रिमूव, ठीक है, ये वाला पार्ट को रिमूव किया जा रहा है, तो कैविटी बनेगा यहाँ पे। हाँ सर, इसके फॉर्मूला में माइनस क्यों आ गया बीच में? वही, क्योंकि मास को रिड्यूस किया जा रहा है ना यहाँ पे, ये मास को तो हटा दे रहे हैं, ये मास तो हटा रहे हैं, ये अच्छा, मास तो घट जाएगा ना, तो यहाँ पे इसलिए माइनस। ठीक है। ये अगर ऊपर से रख दिया होता है ऐसा ही, तो उस केस में ऐड हो जाता मतलब प्लस। जो पार्ट हटा रहे वो M2 है और बाकी एकदम सारे टर्म्स को समझ लेना, जो पार्ट हमने हटाया है, जो रिमूव किया है उसका मास है, और जो पूरा मास है वो इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास है। हाँ हाँ और दोनों के सेंटर को लोकेट कर लेना पहले, जिसको हटा रहे हैं उसका भी सेंटर लोकेट कर लेना है, और जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसका भी सेंटर, और बड़े वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर पे ही एक्सेस को रख देना है। ये सब स्ट्रेटजी प्लान है पहले से किया हुआ। ठीक है, अब पहले ये दो क्वेश्चन ही हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये था ऐसी वर्मा का कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस 2r है, एक दूसरा डिस्क लिया गया है जिसका रेडियस r है, और उसको इस तरह से रखा है कि दोनों का पेरिफेरी एक दूसरे को टच कर रहा है, और ये इसका सेंटर से जा रहा है। ठीक है, तो बताया गया कि अगर एक एक डिस्क के ऊपर अगर हमने दूसरा डिस्क रख दिया, तो बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा।
तो क्या करना है, तुम्हें डिस्क का एरिया पता है, ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हें पता है क्या, हाँ ये भी कह दिया कि दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम, ठीक है, तो सीधा हम इस वाले फॉर्मूला को लगा सकते हैं। करके देखो, जिसको जिससे करना है करके देखो, बताओ। सर एक बार कैविटी वाला दिखाओ ना। हम्म हम्म। ठीक है सर, इसके नंबर है, उठाओ वहां से। मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, हटाओ इसको। हाँ सर। चलो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन अभी सब लोगों को करना है, अब बताना जल्दी करके फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस टू आर ऑफ द सेम थिकनेस एंड डेंसिटी, बोल दिया है, इसका डेंसिटी और थिकनेस सेम। द पेरिफेरीज ऑफ द टू डिस्क टच ईच अदर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। क्या करना है, करो। सर फॉर्मूला में सिग्मा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? सिग्मा सरफेस डेंसिटी लिया था, वही जो इन्होंने कहा कि डेंसिटी सेम है, थिकनेस एंड डेंसिटी, तो सिग्मा हमने सरफेस डेंसिटी लिया था, ठीक है, तो दोनों को सेम रखना है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 को सेम रखना है, वही कहा है। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? प्लस या माइनस रखा गया है, आ जाओगे अभी, रखा है एक के ऊपर दूसरे को, काटा नहीं, काटने वाला क्वेश्चन यहाँ पे 5 में, दूसरा है, यहाँ पे लिखा है आर स्कट फ्रॉम, पहला वाला क्वेश्चन में रखा है एक के ऊपर दूसरे को, माइनस कर रहा है। जल्दी फटाफट पुट करो, सारे वैल्यूज पुट करो। क्या है? हाँ, ऊपर में, यहीं पे है, यहीं पे है, करो। क्या है, ये क्या है तुमने, एरिया कहाँ पुट किया, एरिया, डिस्क का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया। चलो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, उसको करो। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, पाई आर स्क्वायर एरिया। दोनों आर अलग अलग क्यों लिख रहे हो? हम्म
पिट जाएगा मुझसे अभी। सामने बैठ के इतना बड़ा मिस्टेक कर रहा है। चलो, हुआ किसी का? इतना टाइम भी नहीं और इतना पेशेंस भी नहीं। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? ये रहा पहला वाला डिस्क, दूसरा डिस्क उसके ऊपर रख दिया गया है, जिसमें पहले इसको बताया गया था इसका रेडियस 2r है, तो ऑब्वियसली इसका डायमीटर 2r हो, और इसका रेडियस r बोल के दिया है। तो इसका यहाँ से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो r बोल दिया है कि सेम थिकनेस और डेंसिटी सेम। तो सीधा जब क्लियर है क्वेश्चन, तो सीधा हम एक्सट्रीम को लिख सकते हैं, y तो दोनों का 0 है, एक्सट्रीम ही निकालना है एक्चुअली। तो लिखेंगे क्या? जो लोग फंडामेंटल से करेंगे वो ऐसा लिखेंगे, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 m2 निकालेंगे डेंसिटी के टर्म में। जो लोग शॉर्टकट करेंगे वो ऐसा करेंगे, a1 x1 प्लस a2 x2 बाई a1 प्लस a2। उसमें भी लोग कंफ्यूज है कि a1 क्या पुट, अरे डिस्क है, सर्कल है, ठीक है? तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर, कोई कुछ लिख रहा है कोई कुछ लिख रहा है, सामने में लिख, सामने में कितना बराबर मिस्टेक करो, पिट जाओगे तुमसे, ठीक है? a2 कितना है? पाई इंटू, अच्छा इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। एक्स कोऑर्डिनेट इसका था 0, पहले वाले का 0 का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0। दूसरा है, दूसरे वाले का रेडियस r है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, इंटू x2। x2 क्या है? तो r डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2r का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर का स्क्वायर। कितना हो चुका है? पाई इंटू आर का क्यूब बाई, ये क्या हो चुका? पाई 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर, और एक इधर में r स्क्वायर, तो 5 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल हो गया, तो r बाई 5। ये एक्स सेंटर ऑफ मास क्या है? r बाई 5। एक्स सेंटर ऑफ मास आ चुका है इसका r बाई 5, यानी कि यहां से r बाई 5, ऑब्वियसली जिधर जितना मास हम रखेंगे उधर की तरफ पूरा सेंटर ऑफ मास, तो r बाई 5 यूनिट राइट की तरफ। ये सब आएगा तो कैसे करोगे? सर सिंपल फॉर्मूला करना, उसमें इतना इतना दिक्कत हो रहा है? हाँ बोलो। सर लाइक वो जो सर्कल है उसमें तो r और 0 QR ठीक है, पर फिर 2r वाला पार्ट में वो कहाँ से आया? कौन कहाँ से आया? 2r। 2r उसका है, 2r क्वेश्चन ही बोला हुआ है, मैंने क्या किया क्वेश्चन में जैसा कहा मैंने आगे प्रोसीड कर दिया। क्वेश्चन बोला है कि बड़े वाले का रेडियस 2r है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कहाँ है? हाँ ठीक। सर हम लोगों ने 2 पाई जो है वो x1 क्यों लिया? हम उसमें कहाँ x2 पे? में भी तो, जो हम लोगों ने 2r रेडियस लिया है वो हम x1 मैंने जीरो लिया है, जीरो x1 यहाँ पे लिया है। हाँ मतलब उसको हम लोगों ने पहले क्यों लिया? अरे तुम बाद में लिखो, मुझसे क्या फर्क, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने आगे। नहीं मतलब जैसे हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई करा, हाँ, वो ऑब्वियसली ये बड़ा है, जिसमें से जिसपे हम ऐड करते हैं, या अगर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा तो हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। बड़ा रेडियस उसमें जो बड़ा एरिया उसके लिए हमने लिखा है उसको। ऐसे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आगे पीछे किसी को लिखो, क्या फर्क? तो वो वैल्यू अलग आ जाएगी ना 0। वैल्यू अलग नहीं आएगा, कैसे अलग आएगा? नहीं वो 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो अगर हम पाई आर स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा ना। और तो क्या फर्क पड़ रहा है इससे? हाँ जी। चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी बताओ, कोई तो आंसर बताओ तुम लोग। सर मैंने कर लिया, r/3 है। r/3 की माइनस r/3? r/3। माइनस r/3 इज द आंसर। माइनस r/3 ये बताएगा कि ये शिफ्ट होगा ऑरिजिन से पीछे लेफ्ट की तरफ।
माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा ना, माइनस साइन सिग्निफाई क्या करता है, ये ऐसा था, इसमें से कट करके ऐसे हटा लिया, पहले इसका सेंटर कहाँ था, ये पूरा डिस्क था उस समय, ये सेंटर 0,0 पे था, लेकिन अभी इसको कट करके हटा लेने पर ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेफ्ट। कैसे, तो a1 x1 माइनस a2 x2 बाई a1 माइनस a, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो। a1 कितना है, बड़े वाले का रेडियस, तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू x1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 सेंटर का, माइनस a2 यानी कि पाई r का स्क्वायर इंटू सेंटर कहाँ पे है r पे, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई इंटू r का स्क्वायर। तो बचा ये ऊपर वाला, ये तो 0 हो गया, माइनस पाई r का क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर 3 पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, माइनस r/3 का सिग्निफिकेंस क्या है, प्लस आर और माइनस आर का इंपॉर्टेंस है यहाँ, इसे छोड़ नहीं सकते। पहले वाला क्या था, प्लस r/5, मतलब वो बता रहा था कि यहाँ से राइट की तरफ, इस बार बता रहा है माइनस r/3, तो यहाँ से पीछे की तरफ, लेफ्ट की तरफ। तुम तो पिट जाओगे, तुम देख रहा हूँ जैसे हद से चढ़ गए तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, ठीक है। डिस्क और ये सब एरिया में इतना दिक्कत हो रहा है, कुछ का कुछ पिटके जा रहे हैं। चलो हट, ये हटाओ, तो r/3 होना चाहिए। देखो इस आंसर में वो लोग लिखेंगे इस तरह से, कि राइट की तरफ लेफ्ट की तरफ, प्लस और माइनस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऐसे छोड़ना नहीं है। तो मैंने तुमसे दोबारा पूछा, क्या लिखा है पहले वाले का, एट r/5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्मॉल, मतलब राइट की तरफ। यहाँ पे क्या कहा, r/3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन, और वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, 9q2 वाला जो डायग्राम है उसकी बात करें। स्क्वायर प्लेट है जिसका एज लेंथ d दिया है यहाँ पे, d सर्कुलर डिस्क है जिसका डायमीटर d, दोनों के ऐसे टच करा के रखा गया है एट द मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द प्लेट एज शोन इन द फिगर। 9q2 देखेंगे, 9q2 क्या है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन एज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर द टू प्लेट्स। अब 9q2 खोजो, कहाँ पे 9q2, पीछे की तरफ है जाना है, 9q2 ये रहा फिगर 9q2। किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे ए दिया हुआ, तुम लोग उसको डी कर देना, चेंज ये क्वेश्चन, इसका डायमीटर डी दिया है इन्होंने और इसका एज लेंथ भी डी दिया है, ठीक है। बताओ, और कहाँ से पूछा गया है, तो इसके सेंटर से, इसके सेंटर से बताना है, इसके सेंटर से, यानी कि हमें रेफरेंस फ्रेम इसके सेंटर पे रखना है। बताओ जल्दी फटाफट करके। कौन सा, हाँ डी है, डी, उसको डी लेना है, क्वेश्चन बोल दिया चल। एज लेंथ डी कहाँ है, क्या करना है, कंपोजिट है ऑब्जेक्ट और सेम थिकनेस सेम डेंसिटी बोल दिया, तो a1 x1 a2 x2 लगा सकते हैं, प्लस करना है, जल्दी करो फटाफट। क्या है,
इंटू x1 कहाँ है? स्क्वायर का क्या होता है? डी स्क्वायर, ठीक है ठीक है, डी स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई, नीचे ऐड करो जल्दी फटाफट बताओ, आंसर आ जाएगा। क्या है आंसर बताओ? ये नहीं 4d/π+4 है। ठीक। आंसर 4d/π+, ऐसा कुछ क्या? 4d/4+5, ठीक है नीचे करो, इसमें तुम डी स्क्वायर बाहर निकाल, नीचे क्या बचा? पाई बचा और यहाँ पे 4 बचा, π/4 +1, ब्रैकेट बाद में देना, डी स्क्वायर निकल गया दोनों तरफ से ना, अरे यहाँ से भी निकला तो +1 दो इधर। हाँ हो गया, सॉल्व कर दो, ऊपर में डी रहा, नीचे क्या हो जाएगा? π+4 और ये 4 ऊपर चला जाए, तो ऐसा कुछ आएगा 4d/π+4, ठीक है, ऐसा आएगा। आई होप कि सब लोग का आ गया होगा। ठीक है, चले आगे, फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? कैसे करोगे? Find the center of mass of a uniform plate having semicircular inner and outer boundaries of radius r1 and r2. r1 और r2, r1 रेडियस वाले प्लेट को कट करके हटा दिया गया, सेमी सर्कुलर प्लेट। तो सबसे पहले देखो, एक एक स्टेप वाइज चलो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसका है? रेफरेंस फ्रेम का। तो रेफरेंस फ्रेम निकाल लो। रेफरेंस फ्रेम क्या हो जाएगा? हाँ, रेफरेंस फ्रेम यहाँ पे ले, चलो ठीक है। तो इस R2 वाले रेडियस का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? डिस्क का सेंटर ऑफ मास जाओ, देखो क्या होता है, 4r2/3π, ऐसा होता है। और जो R1 वाला रेडियस का डिस्क है, उसका सेंटर 4r1/3π पे होगा, 4r1/3π। दूसरा वाला जो डिस्क है, इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ पे 4r1/3π, दोनों के। अब इसमें एक सेंटर ऑफ मास नहीं निकालने का है, y सेंटर ऑफ मास, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू सिमेट्री है तो x तो 0 होना ही है, तो x सेंटर ऑफ मास 0 है। y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और उसमें भी कट करके हटा लिया गया है, ठीक है। कट करके हटा लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसका एरिया इनटू इसका सेंटर ऑफ मास माइनस a1y1 माइनस a2y2 बाई a1 माइनस a2 तक। बस इसको सॉल्व कर देना, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जल्दी से करके बताओ फटाफट। तो एक बार क्वेश्चन 6 भी करा दीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन 6 का आंसर नहीं आ रहा। इसका आंसर नहीं आ रहा? क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 6 का आंसर नहीं आ रहा? अच्छा नहीं। चलो ठीक है, मैं करा देता हूँ। जिनका हो गया वो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। और जिनका नहीं हुआ, मैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया था ऐसा, एक स्क्वायर प्लेट है, इसका एज लेंथ d है, और एक दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है, एक स्फीयर है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर d, ये वाला डायमीटर जिसका d। अब इसके सेंटर पे अगर हम लोग ऐसे रखते हैं
एक्सिस को, सबसे पहला काम एक्सिस देखना है, तो 0 का 0, ये d/2 हो गया और ये इसका आधा d/2, यानी इसका सेंटर जो हो गया वो d,0 पे, राइट। अब इन्होंने बोल रखा है किसका, ये थिकनेस और डेंसिटी सेम है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, a1x1 प्लस a2x2, y कोऑर्डिनेट तो दोनों का 0 इसलिए y कैलकुलेट करेंगे, बाई a1 प्लस a2 तो एरिया पहले वाले का क्या आ चुका है, पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर इंटू x1, x कोऑर्डिनेट इसका 0 है, प्लस दूसरे वाले का एरिया स्क्वायर का एरिया डी स्क्वायर, इज लेंथ का स्क्वायर, इंटू इसका सेंटर ऑफ मास डी पे है इंटू डी, बाई पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये पार्ट तो 0 ही हो चुका है, तो क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, डी का क्यूब बाई नीचे में पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर, ऐसा है, तो डी का क्यूब बाई डी स्क्वायर जैसे हमने बाहर निकाल लिया, ये पाई/4 प्लस 1 ऐसा है, तो डी का क्यूब निकाल दो इसको, डी बचा पर में डिवाइडेड बाई, इधर में एलसीएम ले लेंगे, ये 4 और ऊपर में 4 चला जाएगा, बाई क्या हुआ, क्या है हाँ, तो इसके बीच में होगा मतलब एक का एक तो क्या है, हाँ दोनों का एरिया माइनस करो, क्या है, जो पूरी सर्किट के साथ नहीं नहीं, हो गया तो तुम सेकंड वाला करो, सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ओके नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, वो जो था कि एक एक को L/10 शिफ्ट कर रहे हैं, वो वाला क्वेश्चन नंबर 3, हाँ हो गया, जिनका हो गया, किसी का आंसर अभी तक एक स्टूडेंट का हुआ है, और बाकी किसी का हुआ 11, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक डिस्क ऐसा है जिसका रेडियस है r2 और उसी में एक और डिस्क है जिसका रेडियस है r1, और इस डिस्क को कट करके हटा दिया गया है, r1 वाले रेडियस को हटा दिया, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा r1 वाले का, डिस्क है इसलिए क्या लिखा था, 4r/3 पाई, 4r1/3 पाई इसका, और दूसरे वाले का जिसका रेडियस r2 है उसका कितना है, 4r2/3 पाई, राइट। पहला काम यही होता है, एक्सिस को सिलेक्ट करना और दोनों जो ऑब्जेक्ट है या जिसको निकालना है या जिसका कंपोजिट किया गया उन दोनों का इंडिविजुअल कैलकुलेट करना है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास तो पता है हमें किसका है, हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, तो हर बार कैलकुलेट करने के लिए नहीं, सीधा हमने सेंटर ऑफ मास का पुट करना। अब इसको रिमूव किया गया, ये रिमूव, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला a1y1, क्योंकि इस बार y की वर्ड सिमेट्री x कोऑर्डिनेट तो 0 होना है, माइनस a2y2 बाय a1 माइनस a2, क्या, y सेंटर ऑफ मास, तो a1 को क्या लिखूंगा, पाई इंटू r2 का स्क्वायर बाई 2, ये तो इसका एरिया हो गया, इंटू जो y1 है वो कितना है, 4r2/3 पाई, 4r2/3 पाई, फिर माइनस a2 यानी कि पाई इंटू r1 स्क्वायर बाई 2, सेमी सर्कल है इसलिए हाफ कर रहा हूँ, माइनस अच्छा इंटू y2 कितना है, 4r1/3 पाई डिवाइड बाई a1 माइनस a2 पाई
R2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 R1 स्क्वायर बाई 2। अब देखो यहाँ पे जो कॉमन निकल रहा है निकाल लो, जो कटने वाला उसको काट दो। 4/3 यहाँ भी है, 4/3 और 2 6, 4/6 इसको भी काटे दो, 2/3 2/3 यहाँ भी, इधर में भी 2/3 और इधर में हो चुका R2 का स्क्वायर और इंटू R2 का क्यूब माइनस 2/3 दोनों में था, बाहर निकाल लिया, दूसरी तरफ में R1 का क्यूब बाई, नीचे में 5/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 5/2 बाहर निकल गया, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब फैक्टराइज कर दो, ये क्यूब है और नीचे में स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 पर चला गया, 4 और ये 3 और 5, 4/3। इधर में क्या लिखूंगा, R2 माइनस R1 ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या आ चुका है, 4/3 ठीक है। ये आंसर क्या है, 22L/, ऐसे क्या है, पहले वाले का L/2 पे है, दूसरे वाले का मान लिया कि मास सेम है, ठीक, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं वो मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर वाले क्वेश्चन, ठीक है। कौन कौन सा कर दिया हमने, अच्छा पहला वाला क्वेश्चन भी करना है, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता चलेगा कि रेफरेंस फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस है। पहला वाला क्वेश्चन करो, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये भी आसान है, यहाँ पे एक्सेस को रखना है, फिर इसका कैलकुलेशन करना है, फिर ये भी इजी है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया है, ठीक है। तो एक का सेंटर एक्स L/2 पे लोकेट होगा, दूसरा L/2 प्लस L/10, क्योंकि ईच को L/10 यूनिट शिफ्ट किया गया है। फिर तीसरे वाले का सेंटर कहाँ पे लोकेट होगा, L/2 प्लस L/10 प्लस L/10, फिर उसके बाद वाले का L/2 प्लस L/10 प्लस L/10 प्लस L/10, और फिर ऊपर वाले का फिर इधर पीछे शिफ्ट हुआ है, तो L/2 प्लस L/10 प्लस L/10, इस तरह से सबका निकालेंगे, और फिर एक जैसा है सब, तो मास अपने मन से दिया नहीं उन्होंने, हम लोग एम ले लेंगे, एम सबका एम ही है, ठीक है। तो M1x1 प्लस M2x2 M3x3 इस तरह से 7 तक जाना है, MnXn डिवाइडेड बाई सातों ब्रिक्स का जो मास है वो, ठीक है। चलो पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा बताओ। 3 पार्टिकल है, 1 kg 2 kg 3 kg, और उसको प्लेस किया गया ABC। इधर उधर से झाँको तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा, और मुझे पता चलेगा तो मुझे 2-3 क्वेश्चन रेज करूंगा, तो पता चलेगा कि इधर उधर से झाँके हो, ठीक है। इधर उधर से झाँकने का नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, मुझे दिखा करके क्या होगा।
3 पार्टिकल है 1 kg 2 kg 3 kg का, उसको प्लेस किया गया है कॉर्नर पे। कैसा कॉर्नर? इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे। तो कहा गया है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। हाँ क्या करेंगे? 3 पार्टिकल रखा गया 1 kg 2 kg 3 kg का, ठीक है, और उसको कॉर्नर पे रखा गया। सब कुछ बोल दिया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये कहाँ है? उधर। तुम्हारा आंसर उनके साथ मैच नहीं करेगा, ये तो मुझे देखना है। अब देखो यहाँ पे तो आप लोगों ने ऐसे क्या होगा, ABC ऐसे लिख दिया, 1 kg यहाँ पे रख दिया, 2 kg इधर में, 3 kg इधर में, ठीक है। एक्सेस कहाँ पे लेंगे? बी के ऊपर। एक ने कहा कि चलो बी के ऊपर एक्सेस ले लो, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा इनके आंसर से तो मैच नहीं करेगा। ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये भी सही है, इसका आंसर अलग हो, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने एक्सेस दिया नहीं है, इसलिए इनका आंसर जब देखोगे तो अब उन्होंने ऐसे कहा है कि ABC ऐसे लिया है, ABC। अब यहाँ पे तुम एक्सेस को रखो, मैच करता है, इनके आंसर से मैच करता है। तो समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा कि अगर डिफरेंट कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं, रेफरेंस फ्रेम को अलग जगह पे रखते तो आंसर डिफरेंट फॉर्म में दिखेगा। ऐसा नहीं कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है तुम्हारा वो नहीं, तुम्हारा कोऑर्डिनेट अलग आएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट अलग, लेकिन सेंटर ऑफ मास वही है। लोकेशन यहाँ पे जो है वही लोकेशन इसके लिए भी हो, लेकिन डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम है, इसलिए आंसर चेंज होकर के आएगा, कोऑर्डिनेट अलग दिखेगा, लेकिन पॉइंट अगर देखेंगे तो वही हो रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने आंसर ऐसे लिखा है कि टेकिंग AB एज द एक्सिस, ठीक है, और ए के ऊपर तुम्हें AB एज द एक्स एक्सिस, देखो कैसे लिखा आंसर, टेकिंग AB एज द एक्स एक्सिस। अगर आंसर मैच करना है तो ऐसे ही, AB को अगर हम एक्स एक्सिस लेते हैं और A के ऊपर ऑरिजिन लेते हैं तो ये आंसर। समझ में आया? अगर इनके साथ आंसर मैच कराना है तो AB को एक्सेस लेना है और A के ऊपर ऑरिजिन को रखना है, बाकी ये पॉइंट तुम्हारा अपने आप चलाएगा। चलो अब ये पॉइंट निकालो, मैंने बता दिया, रेफरेंस में एक तरह से मैंने दे दिया कि AB को तुम्हें एक्सेस लेना है और A के ऊपर ऑरिजिन को रखना है, ठीक है। चलो अब करो। क्या कहा गया है? AB को एक्सेस लेना है और A को ऑरिजिन लेना है, ABC। यह है 1 kg, यह है 2 kg, यह है 3 kg, 1 मीटर इसका लेंथ दिया हुआ है। तो ये बताओ, ये तो हो गया 0,0, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 1,0। इसका क्या करें? तो दिया नहीं, इसका क्या करें? तो अपना दिमाग अप्लाई करना है और ये जितना भी तुमने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीज वही यूज करना है। अगर ये एक लेंथ 1 मीटर का लेंथ हम लोगों ने रिजोल्यूशन पर रखा है, इस वाले को हम 1 cos 60 कहेंगे, क्यों? क्योंकि एंगल 60 दिया हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये वाला लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक x 1 cos 60 है, किस cos 60 का 1/2, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1/2, 1 × 1/2 1/2।
और y कोऑर्डिनेट के लिए हमें इसका लेंथ चाहिए, ये वाला डॉटेड लाइन का लेंथ चाहिए। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 sin 60, एक cos कंपोनेंट एक sin कंपोनेंट, sin 60 का √3 पे, तो इसका आ गया √3, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। फर्स्ट में चाहिए, और जो मैथ्स फर्क है उसको यूज करके निकालो। मैथ्स यहाँ पे जस्ट एक टूल है फिजिक्स के लिए, ठीक है। अब बताओ इसका आंसर फटाफट आ जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो क्या करेंगे, m1 1 इंटू 0 प्लस m2 जो कि कितना है, m2 कितना है 2 2 इंटू 1 1 है ना एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस इस वाले का 3 इंटू हाफ बाई टोटल का मास 1 + 2 + 3 तो 6, कितना हो चुका है 2 + 3/2 यानी कि डिवाइडेड बाई 6 7/12। एक्स सेंटर ऑफ मास आ गया इसका 7/12। वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लो, YCM, तो m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m, कितना हो जाएगा m1 कितना है 1 kg, 1 इंटू 0 प्लस m2 कितना है 2, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो 0 प्लस m3 कितना है 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 3 यानी कि 6, दो तो 0 ही हो गया इधर, तो 3 इंटू √3/2 बाई 6, तो कैंसिल 2 टाइम्स में √3/4। इसका जो सेंटर ऑफ मास आया वो 7/12 √3/4 का है। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, चलो अब आते हैं उस वाले क्वेश्चन पे जो था मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। अब इसका तुम ट्राई कर सकते हो, इधर में ट्राई करना है कहाँ तक, एटलीस्ट तुम्हें 14 तक तो ट्राई करना ही है, 1 से लेकर के 14 तक, बहुत सारा क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है, मिस्टर वर्मा और मिस्टर माथुर, एक का मास है 50 kg, दूसरे का मास है 60 kg, आर सिटिंग at the two extremes of a 4 meter long boat, 40 kg का खुद का वो बोट है, standing still in water. To discuss a mechanics problem, they come to the middle of the boat, neglecting friction with water. How far does the boat move on the water during the process? इस प्रोसेस में बोट कितना मूव कर गया। ठीक है, डेटा देख लिया, 50 kg, 60 kg और 40 kg और 4 मीटर का बोट, यही है डेटा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऐसा है सिचुएशन, ये 4 मीटर का बोट और इसके एक कॉर्नर पर मिस्टर वर्मा, दूसरे कॉर्नर पर मिस्टर माथुर। ठीक है, ये है वर्मा और ये है माथुर। अब इन दोनों और इसका खुद का वेट है 40 kg, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर मैंने इस यहाँ पे, चलो ठीक है तुम्हारे पास ऑप्शंस देता हूँ, किसी ने यहाँ पे लिया, किसी ने यहाँ पे लिया, किसी ने यहाँ पे लिया, A B C, 3 जगह पे एक्सेस हम कोई ले सकते हैं। ये बता कि मैं कहाँ पे एक्सेस को लूँ, एक्सेस को कहाँ पे,
ए पे लूं कि बी पे लूं कि सी पे लूं? बोलो, अनम्यूट करके बताओ जल्दी, फटाफट पूछ रहा हूं तो बताओ। तुम लोग ने अपना एक्सेस कौन सा चुना है, ए या बी या सी? अरे बोलो। बी। तुमने बी को चुना है, अच्छा। और किसी ने? या सबने बी को चुना है? ए को चूज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा क्या? हम्म? ए आरुषि, को ए को करना चाहिए, बेटर होगा। ए को करना चाहिए। आरुषि ने कौन सा चुना है? ए को। ए को। और अंकिता? सर या तो ए ले सकते हैं या तो सी ले सकते हैं। नहीं, वो या वाला तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तुम्हें लेना कौन सा है? तुम कौन सा लेकर के करना चाहोगे क्वेश्चन को, वो बताओ मुझे। सर ए वाला। ए वाले। हम बी, तुमने बी बोला, अच्छा। देखो आंसर तीनों जगह से आएगा, ठीक है। मैं अभी दोनों, एक बार तुम लोगों ने ए को चुना है, एक बार एक ने कहा बी को चुना है, ठीक है। मैं दोनों से कैलकुलेशन करके दिखाऊं, दोनों से, दोनों मेथड से। लेकिन मेरे समझ से बी पे सिलेक्ट करना इजियर होगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। पहले मैं बी पे सिलेक्ट करता हूँ। अगर मैंने बी पे सिलेक्ट किया तो मैं इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? अगर ये पूरा 2 मीटर का है तो -2,0, राइट, सही लिखा मैंने। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? 2,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा? 0,0, राइट। एक बार रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट हो गया ये, तो मैं पूरे क्वेश्चन में रेफरेंस फ्रेम को यहीं पे रखूंगा, ठीक है, इस वाले में। फिर मैं दूसरी बार में ए पे लेकर के बनाऊंगा, दोनों से आंसर सेम है। देखेंगे हम कि कैलकुलेशन किसमें कम करना पड़ता है, ठीक है। अब इसका पर्पस है, मेरा बी के ऊपर लेने का पर्पस क्या है? पर्पस कि पहली बार में तो चलो ठीक है, कैलकुलेशन मुझे करना पड़ेगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए नहीं करना पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा बोर्ड के लिए। लेकिन सेकंड वाला सिचुएशन जिसमें वो कहा गया कि किसी मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए सब बी क्यू, सब सेंटर बीच में चले आते हैं, तो ये भी यहाँ पे आ गए, ये भी यहाँ पे है, ठीक है, और बोर्ड का सेंटर भी यहीं पे, तो सब 0 हो गया, मुझे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ा सेकंड पार्ट। सीधा लिख दूंगा सेकंड वाले में x 0, और पहले वाले के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने फर्स्ट वाले सिचुएशन में, यानी कि जब रेफरेंस फ्रेम हमने सिलेक्ट कर लिया ऑरिजिन तो इसके ऊपर, अब इसका मैं लिख रहा हूँ, ये मास कितना दे रखा था? ये 40 kg था, बोर्ड बोर्ड 40 kg था ना, और उसके बाद उसके बाद 50 kg और 60 kg, ठीक है, 50 kg 60 kg, और ये बोर्ड का 40 kg, ये मार्क्सेस दिया गया, ठीक है, ये मार्क्सेस दे दिया गया, ये मार्क्सेस दे दिया गया, ठीक है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे? 50 इंटू -2 प्लस 40 इंटू 0 प्लस 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई क्या? तो 60 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है, 60 प्लस 40 प्लस 50, ठीक है। तो इस केस में कितना आ चुका है इसका सेंटर ऑफ मास बताना है? -100 प्लस 0 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 150, ये आ चुका है कितना? 20 बाई कैंसिल 2/15, ये मीटर में, ठीक है। सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा? 215, अप्रोक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर, 200/15, तो 150 और 45, ठीक है, 13 के आसपास, 13 ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ मास है। अब मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए ये भी ऑरिजिन पे, ये भी ऑरिजिन पे, और इसलिए तो ऑरिजिन पे है, तो ये पहले वाला सिचुएशन में निकल गया, एक्सीएम फर्स्ट कंडीशन, नया एक्सीएम सेकंड कंडीशन, जब वो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बीच में आ गया, तो ये इसका भी कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा मैं? 50 इंटू 0, ये भी आ गया, प्लस बोर्ड का भी 40 इंटू 0 प्लस ये पर्सन भी है बीच में ही, तो इसका भी कोऑर्डिनेट 0, सबका 0, ठीक है, सबका 0, तो ये तो पूरा ओपन है, न्यूमरेटर 0 होगा तो 0,
तो बी के ऊपर कैलकुलेशन करने में फायदा क्या हो रहा है कि इसका हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा सेकेंड वाले केस के। कितना आया? अब हम लोग देखेंगे कि पहले का 13 था, अभी 0 आ चुका है। तो बोर्ड चाहेगा कि हम इसको 13 पे ही रखें, तो ये बोर्ड अभी 13 से 0 हो चुका है, मतलब 13 से वो शिफ्ट कर चुका है पीछे की तरफ, तो ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। 13 करने के लिए ये 13 सेंटीमीटर बोर्ड ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि जब मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए सब बीच में, तो बोर्ड कितना शिफ्ट हो गया, तो कहेंगे 13। दोनों का डिफरेंस ऐसे निकालना है, डेल एक्स कितना शिफ्ट हुआ, डेल एक्स इक्वल टू x1 cm माइनस x2 cm। ठीक है, तो पहला 13 माइनस 0 या 0 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल जो लोग करना चाहेंगे, यानी कि जिधर की तरफ ये लोग गए हैं उसके अपोजिट, तो 0 माइनस 13 सेंटीमीटर, माइनस 13 यानी शिफ्ट दिखाएंगे, तो शिफ्ट हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर किसी ने कहा कि नहीं हम लोग तो ए के ऊपर रख के करेंगे, ठीक है चलो ए के ऊपर रख के करते हैं, ए के ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। ए के ऊपर रखा, व्हेन origin is taken at a, ए के ऊपर रखा, बताओ ए के ऊपर रखा तो क्या आने वाला है, एक्ससीएम निकालो पहले वाले कंडीशन, क्या आ जाएगा 50 इंटू 0 प्लस 40 इंटू इसका क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, अगर हमने एक्सेस को यहाँ पे रखा, कहाँ पे, अगर हमने एक्सेस को इधर में रख दिया यहाँ पे, ये हमारा एक्सेस हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,0, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0, इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करो, तो 40 इंटू 2 प्लस क्या लिखेंगे 60 इंटू 4 बाई टोटल मास इज 1, राइट, इक्वल टू कितना हो चुका है ये 80 प्लस 240 बाई 150, कितना हुआ ये 320, 320 बाई 150, कितना आया 32/5 मीटर में है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद नए वाला सिचुएशन में जब मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए दोनों बीच में आ गए, अभी भी रेफरेंस फ्रेम जहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया वहीं पे रहेगा, तो इस केस में अब इसका लोकेशन चेंज हो चुका है, अब ये बीच में आ चुका है, तो 50 इंटू 2 लिखूंगा इस बार, 50 इंटू ये बीच में आ चुका है इसलिए 50 इंटू 2, बोर्ड का तो पहले से 40 इंटू 2 है, सेंटर ऑफ मास वहीं पे, और ये पर्सन भी आ चुके हैं बीच में, तो क्या लिखूंगा प्लस 60 इंटू 2 बाई 150, कितना हुआ ये 100 प्लस, हाँ 80 प्लस 120 बाई 150, कितना हुआ ये हो गया 200, 300, 300 बाई 150। ठीक है, ठीक है, इसको भी 320 रहने दो, 320 ताकि कैलकुलेशन आसान हो, दोनों को 150 के टर्म में रखेंगे तो आसान होगा। ठीक है, अब डेल एक्स निकालो यहाँ, डेल एक्स इक्वल तो 320 या 300 फाइनल माइनस इनिशियल लिखना चाहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे 300/150 माइनस 320/1, यहाँ से भी कितना आया 20/1, वही आया 2/5 मीटर, या अप्रोक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सर सेकंड वाले केस में 16 to 2 क्यों हुआ? 16 इंटू 2। सेकेंड वाले ये भी तो बीच में आ गए ना, ये हम तो मेजर का यहाँ से कर रहे हैं, अब ये पर्सन यहाँ पे, ये तो मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए बीच में आ गया, तो सेंटर ऑफ मास का 2 पे शिफ्ट हो चुका है, तो 16 to 2 ही करेंगे। क्लियर, हाँ ठीक है। आंसर एक ही है, तो मैं एक्सेस को कहीं पर भी ले लूं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तुम खुद देखो, यहाँ पे मुझे इसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ा, इसके लिए भी कैलकुलेट करना पड़ा, फिर जाके डिफरेंस निकाल, जब मैंने बीच में लिया फाइनल डेस्टिनेशन उसका बीच में था, तो बीच में लेने पर क्या हुआ, ये दोनों ही 0 हो गए। ठीक है, नोट कर लो, आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। ठीक है।
12 क्लास फर्दर डिस्कस करें। आज के लिए यहीं तक रखते हैं।